हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद फैसल में। हम स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की। और जो हमारा चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा रह गया है, वो मैं सेकंड थोड़ा सा पार्ट करा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पोल साइंस का। और ये फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक। उसका सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम करवाने वाले हैं। इसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मतलब शासन करने के अब अलग अलग केंद्र स्थापित होंगे। क्यों क्यों होंगे, कैसे होंगे? जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम द्वितीय, फिर शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो दो महाशक्ति निकल गई। जब दो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया तो अमेरिका एक तरफ जहां पर भी जीता, और वो एक ध्रुवीय करना चाह रहा था अपने आपको, और एक ध्रुवीय उसका वर्चस्व देखने को भी मिलता है। तो उस टाइम से लेके उसके बाद में हमें सत्ता के अलग अलग विकल्प देखने को मिलेंगे। कहीं पर कोई अपने एक क्षेत्र के अंदर संगठन बनाएगा, कोई अपने क्षेत्र में संगठन बनाएगा तो अपने विकास करने के लिए कुछ भी मतलब संगठन बनाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो यूरोपीय संघ पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ कहाँ पड़ेगा भाई? यूरोप के अंदर पड़ेगा। यूरोपीय संघ यूरोप के जो यूरोप महाद्वीप है उसका एक संगठन है। तो यूरोप महाद्वीप में देख लो, अगर हम एक मैं मैप के द्वारा तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूरोप किधर है। ठीक, ये एक वर्ल्ड मैप हो गया। इधर अमेरिका आ जाएगा यूएस से, और ये नीचे जो आएगा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये यूरोप हो जाएगा। अब ये यूरोप है, ये रसिया हो गया, चाइना हो गया, और ये इंडिया हो गया, और ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और ये मिडल ईस्ट वगैरह देश हो गए, सारे के सारे इधर जितने भी आ जाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ कहाँ बनेगा? यूरोप के अंदर बनेगा। यूरोप इधर है। तो अब यूरोप के अंदर यूरोपीय संघ संगठन बनेगा, तो ये कितने देशों ने बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में जानेंगे। हमें पता है 1945 में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस वक्त ही अमेरिका ने क्या काम करा था? अमेरिका ने यूरोपीय पश्चिमी यूरोप की, कौन से यूरोप की? पश्चिमी यूरोप की। पश्चिम वाले यानी ये वाला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ दिशाएं ऐसी होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दिशा कैसे? उत्तर हमारा सर हो गया, पैर हमारे दक्षिण हो गए, सीधा हाथ हमारा पूरा हो गया, उल्टा हाथ हमारा पश्चिम हो गया। तो जैसे भी जहां हम खड़ोंगे, जिस दिशा में भी हम खड़ोंगे, यही हमारी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम। ये यूरोप का लिया हमने। तो यूरोप के पश्चिम की इन्होंने आर्थिक रूप से मदद करी थी 1945 में। इसे मार्शल योजना के द्वारा मदद की गई थी, ताकि पश्चिमी यूरोप का विकास हो सके, तो और पश्चिमी यूरोप अमेरिका का साथ दे सके, इसलिए इन्होंने मदद करी थी 1945 के अंदर। और पश्चिमी यूरोप का विकास हालांकि बहुत ज्यादा हुआ मार्शल योजना के द्वारा। कैसे? मार्शल योजना जो थी 1945 में, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यानी दोबारा से विकास करने के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद की। इसे मार्शल योजना कहा गया। अमेरिका ने जो आर्थिक मदद दी थी इनके पुनर्गठन के लिए, इसे ही मार्शल योजना कहा गया। मार्शल योजना के तहत क्या क्या चीजें करी इन्होंने? मार्शल योजना 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, एमसीक्यू में पूछ सकता है आप बच्चों आपसे एक नंबर में, कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बना? 1948 में। मार्शल योजना के तहत इसकी स्थापना करी, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप देशों की आर्थिक मदद की गई। क्योंकि भाई ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था, जितने भी यूरोपीय संघ के देश थे उनकी आर्थिक मदद की गई इसके द्वारा ही। 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद का गठन किया गया, राजनीतिक समस्या सुलझाने के लिए। पश्चिम यूरोप के देशों की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक परिषद का गठन किया गया। और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया, और यूरोपीय पार्लियामेंट भी मार्शल योजना के तहत बनाया, और बहुत सारे काम करे।
तो 1945 में से ही काम होते हुए आ रहे थे, क्योंकि अमेरिका इन्हें अपने साइड लेना चाहता था शीत युद्ध में। लेकिन शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका जीत गया, तो अब यूरोपीय संघ के पास क्या बचा? तो यूरोपीय, उस टाइम यूरोपीय संघ नहीं बना, तो यूरोप के पास क्या बचा? पश्चिम यूरोप के पास क्या बचा? तो उसके पास तो एक ये था, वो ये अमेरिका की मान है सारी की सारी। ये तो अमेरिका को अपने, अमेरिका के अंडर में रह के काम करे, अपना स्वतंत्र काम करे, इस तरीके से। तो अब जब ये सारे 1945 के द्वारा सारे काम किए गए, तो आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। तो यूरोपीय संघ कब बना, क्यों बना और कैसे बना? हमने देखा भाई 19 पार्लियामेंट बन गया है और सारे काम कर लिए। तो 1992 में, 1992, 1992 में 12 देशों ने मिलकर, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, 12 देशों ने मिलकर, 12 देशों ने मिलकर यूरोपीय यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ की स्थापना करी। 1992 में 12 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना करी, मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। संधि कौन सी हुई थी? संधि हुई थी मैस्ट्रिक्ट, या मैस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं इसे, संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। 1992 में 12 देशों ने की थी, ब्रिटेन भी उसमें शामिल था। अब स्थापना क्यों की गई, कब की गई, किस लिए की गई? तो स्थापना क्यों की गई, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और क्यों की गई, 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो कब की गई, ठीक है, और क्यों की गई ये बता दो भाई, तुम ही बताओ, आप ही सोच लो थोड़ा दिमाग लगा के। जो संगठन बनता है किस लिए बनता है? अपना विकास करने के लिए। और हमारा विकास कैसे होगा? जब हम, मैं अकेला देश हूँ, मान लो मेरे पास एक देश इंग्लैंड है, तो मैं चाहता हूँ भाई अपना विकास करूँ, और मेरे साथ 4-5 देश और मिल जाए, तो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, तो डेवलप हो जाएगा, तो लोग बाग देखेंगे भाई इस क्षेत्र में चल के काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा क्षेत्र है, शांति प्रिय देश है, रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसलिए संगठन बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला यूरोपीय संघ की स्थापना का पहला उद्देश्य क्यों की गई, क्यों की गई और कैसे की गई, ये सब देखते हैं। तो उससे पहले क्यों की गई थी, इसलिए की जाती है, लेकिन कारण क्या रहे, कारण क्या रहे, कारण देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का कारण, प्रथम विश्व युद्ध का होना, जिस कारण पश्चिमी यूरोप के देशों को काफी आर्थिक एवं जान माल का नुकसान हुआ, एवं जान, आर्थिक बोल रहे फिर साथ जान माल भी लिख सकते हैं खाली, जान माल का नुकसान, नुकसान हुआ। भाई प्रथम विश्व युद्ध के कारण इन्हें काफी जान माल की हानि हुई, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो नुकसान किनका हुआ? यूरोपीय संघ के देशों का। लोग मरे, बीमारियां फैली, और बहुत सारे जो इन्होंने सब कुछ बना रखा था आर्थिक रूप में, सब तबाह हो गया। सबसे ज्यादा क्योंकि इन्वॉल्व थे ये प्रथम विश्व युद्ध में, पश्चिम यूरोप और यूरोप पूरा इन्वॉल्व था। दूसरा कारण, दूसरा विश्व युद्ध भी इनका एक कारण था इसे बनाने का, दूसरा विश्व युद्ध का होना, उसके भी सेम यही कारण था, विश्व युद्ध का होना। और थर्ड पॉइंट है, शीत युद्ध में भी इनका काफी प्रयोग हुआ, जिससे इनका विकास हो ही नहीं पाया, शीत युद्ध का होना। ये 3 कारणों के बाद इन्हें महसूस हुआ कि भाई हमें संगठन बनाना चाहिए, संगठन ऐसा हो जो हमारा विकास कर सके। तो इन्होंने फिर 1992 में ये संगठन बनाया, 12 देशों ने मिलकर, और ताकि अपने क्षेत्र का विकास कर सके। तो आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ के कार्य उद्देश्य कर्तव्य बताइए। तो इन सबके कार्य उद्देश्य कर्तव्य जो हमें लिखने हैं, वो
6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो पहला आंसर लिखेंगे, आप लिखना उत्तर निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। भाई मैं तुम्हें यहाँ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ समझा रहा भी हूँ कोई संगठन कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको जल्दी से याद हो जाएगा। वैसे आपको पहले चैप्टर समझा दो फिर क्वेश्चन करा दो, वो भी तरीका है, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से आप 90+ जा सकते हैं। पूरी कहानी समझा रहा हूँ और साथ में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारा का सारा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के कार्य उद्देश्य कर्तव्य, अगर तीनों में से कुछ भी एक भी पूछ ले तो मतलब ये आंसर लिखना है। पहला पॉइंट क्यों बनाया गया, यूरोपीय संघ के कार्य अपना आर्थिक सामाजिक, अपना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, अपना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास तीव्र गति से करने के लिए, करने के लिए अपना आर्थिक राजनीतिक विकास तीव्र गति से करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना इन्होंने करी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है संगठन इसलिए बनाया जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर करना, क्षेत्रीय स्तर पर करना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर करना। मतलब हमारे देश क्षेत्र में कोई भी यूरोपीय संघ में कोई समस्या आएगी तो आपस में मिलजुल के सब निपटा लेंगे, अमेरिका को बुलाना ना पड़े, रशिया को बुलाना ना पड़े, हम अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले, इसलिए संगठन बनाया। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, आंसर ऐसे ही लिखना है, सीबीएसई में भी ऐसे ही चेक होगा, जितने आंसर टिक मार्क में होगा तो उतना बेहतर होगा। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार होता है टैक्स फ्री को अपनाना। मुक्त व्यापार को अपनाना, टैक्स फ्री व्यापार करेंगे आपसी देशों में ताकि एक दूसरे का विकास हो सके, कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब मैं और दो दो जने मिलकर टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर भी विकास हो रहा है इधर भी हो रहा है, हो तो हमारे संगठन का ही रहा है, तो ये करना है। चौथा पॉइंट होगा, टैक्स फ्री व्यापार के बाद होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का समर्थन करना। यूएनओ का समर्थन कैसे करना, जब यूएनओ 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो लीग ऑफ नेशन की तर्ज जैसे ही यूएनओ बनाया गया, लेकिन इसमें बड़ी महाशक्तियां शामिल थी, ये शांति के लिए बनाया गया था। तो उन्होंने कहा फिर बाद में भाई जब शीत युद्ध खत्म हो गया भाई हम यूएनओ का समर्थन करेंगे, यूएनओ की जो जायज बात है उनका समर्थन हम करेंगे। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, आपसी देशों में समन्वय स्थापित करना, आपसी देशों में समन्वय स्थापित करना। ये थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो रही है, आप कोई दिक्कत तो पूछ लेना। आपसी देशों में समन्वय का मतलब तालमेल बना के रखना, आपसी देशों में संगठन का यही काम है, आपसी देशों में तालमेल बना के रखना। और छठा पॉइंट, ये आज भी जो मौजूद है तो आज के हिसाब से भी पॉइंट बनता है, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि का, ये आदि के
लिए अपने मंचों से कार्य करना। पर्यावरण प्रदूषण आज कितनी बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी समस्या है, और आतंकवाद और भी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को इन्होंने अपने वर्तमान समय भी नहीं उठाते रहे हैं, ताकि इन समस्याओं को देश के सभी देशों के सामने इसके सामने उजागर किया जा सके, इन समस्याओं के लिए कार्य किया जा सके, मिल के काम करें सारे के सारे देश। तो ये 6 पॉइंट है, इसके कार्य भी यही है, उद्देश्य भी और कर्तव्य भी यही माने जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। यूरोपीय संघ की एक समान 4 विशेषताएं, ये सीबीएसई पूछता है। एक समान 4 विशेषताएं क्या हैं, तो आंसर लिखेंगे निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको लिखना है यूरोपीय संघ की एक समान 4 विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसा आंसर लिखना है। तो पहली क्या है इसकी एक समान 4 विशेषताएं? यूरोपीय संघ के देशों का एक झंडा, ठीक है, यूरोपीय संघ के देशों का एक झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस। का होना। यूरोपीय संघ की एक समान विशेषताओं में एक विशेषता यह है, इनका एक राष्ट्रगान है, एक झंडा है, एक स्थापना दिवस है, ठीक है। और ये इसकी एक समान विशेषता पूछता है तो यही है, क्योंकि इनका भी एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस है इनका। दूसरा, सागेन वीजा का होना, सागेन वीजा का होना। सागेन वीजा क्या है? एक ऐसा वीजा तुम एक यूरोपीय संघ के किसी एक देश के नाम पे लोगे, और यूरोपीय संघ में जितने भी देश हो उस वीजे से सभी देशों में घूम सकते हो, एक सागेन वीजा उसे कहते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। एक समान खेल फुटबॉल होना। यूरोपीय संघ के देशों में लगभग एक समान खेल फुटबॉल, मतलब अधिकतर देशों में, सभी देशों में नहीं लेकिन कुछ अधिकतर देशों में एक समान खेल फुटबॉल माना देखा जाता है, और राष्ट्रीय खेल भी कहीं कहीं पर उन देशों में है, तो एक समान खेल देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट, एक समान मुद्रा, यूरो का होना। यूरोपीय संघ में एक समान जो मुद्रा है यूरो, लगभग सभी देश अपनाते, कुछ देश को छोड़ दिया जाए तो यूरो अपन सभी देश अपनाते हैं, और यूरो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। और एक पॉइंट और लिख सकते हो उसमें, 5वें में, एक समान विदेश नीति का होना। उन्होंने 4 बोली, अब तुम 5 लिख के आना। एक समान विदेश नीति, क्योंकि भाई यूरोपीय संघ वाले अपने संगठन के हिसाब से विदेश नीति करते हैं, एक विदेश नीति का होना। तो एक समान विदेश नीति का होना, इसका भी ये 4 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आए, 2 में आए, इसके 2 पॉइंट लिख देना, 3 पॉइंट लिख देना, 4 पॉइंट पूछेगा तो चारों लिख देना। ये बहुत अच्छे पॉइंट, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, इस पे ऐसा नहीं कि नंबर कटते हुए, सीबीएसई ऐसे टॉपिक पे नंबर देता है, ऐसे पॉइंटों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बताता है। अब आता है यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य भूमिका या महत्व बताइए। यूरोपीय संघ की आर्थिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, सैन्य, या तो अलग अलग पूछ सकता है या एक ही। तो सारे पॉइंट हमने सब एक साथ लिख दिए हैं। जो सैन्य पूछेगा तो सैन्य वाले लिख देना, अलग पूछेगा तो अलग वाले लिख देना। तो यूरोपीय संघ के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त रहे हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक
और सैनिक प्रभाव। कूटनीतिक क्या होता है भाई, हम अपना डिप्लोमेसी कैसे, किसी देश से संबंध कैसे बना रहे हैं, व्यापार कैसे कर रहे हैं, साथ में हमारी बातचीत कैसे हो सकती है। कूटनीति मतलब बातचीत के द्वारा समझ सकते हो तुम, ठीक है, वो कैसी है, ये बॉन्डिंग कैसे तुम्हारी उससे। और सैनिक प्रभाव का बहुत जबरदस्त है। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद, यानी होती है जीडीपी, एक देश की जीडीपी, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे तो, आपको इकोनॉमिक्स होगी तो, लगभग कितनी थी, 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है। 19.35 यूरोपीय संघ की खरब डॉलर, बहुत बड़ी जीडीपी होती है ये। तीसरा पॉइंट है इसका, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि लोग बाग अब यूरो को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यूरो में व्यापार ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर को कम ही यूज करने के लिए हर देश कुछ ना कुछ कर रहा है और यूरो को अपना रहा है, क्योंकि डॉलर तो वैसे अब भी प्रचलित है और चलता भी रहा है अभी तक, तो लेकिन यूरो को ज्यादा प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है, एक संगठन की अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर या सुदूर के मुल्कों पर भी इसका प्रभाव है। इसका प्रभाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। यानी इसका प्रभाव जो है इसका आसपास के देशों पर नहीं है, जो संगठन में नहीं है उन पे भी है, लेकिन जो एशिया अफ्रीका का देश है वहां भी प्रभाव मिलता है। कैसे मिलता है वहां प्रभाव, भैया वहां पर लोन वगैरह देते होंगे, उनकी मदद करते होंगे, तो इस चीज में भी देखने को मिलता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गया, यूएनओ हो गया, इन सब संगठनों में एक बहुत ही एक बढ़िया तरीके से काम करता है, अपनी एक अलग पहचान छोड़ रखी है इसने। अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूएनओ जो एक संगठन है उसमें सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। जब हम यूएनओ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यूएनओ के बारे में बताया जाएगा। 5 में से एक जो सदस्य है वो फ्रांस है, जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, क्योंकि ये अपने संगठन की बात वहां मजबूती से रखेगा, और जब मजबूती से अपने संगठन की बात रखेगा तो इसकी सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि भाई 5 की सहमति चाहिए, वरना कोई भी वीटो लगा देगा, और इसके संगठन के खिलाफ अगर कुछ होगा तो ये वीटो पावर का यूज करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी रहे हैं। अस्थायी होते हैं, हर 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, और ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, कभी भाई एशिया के, कभी अफ्रीका के, कभी यूरोप के, ठीक है, वो भी हर 2 साल में चेंज, तो इसके सदस्य बनते रहते हैं, तो उनका भी अलग प्रभाव है। अगला पॉइंट है, चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की बजाय कूटनीति, आर्थिक निवेश और वार्ताओं की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। चीन के साथ अगर चीन में मानवाधिकार को उल्लंघन हुआ तो इसने क्या नाम है, धमकी वगैरह कुछ नहीं दी, इसने क्या नाम है वो उल्लंघन नहीं, कुछ भी उल्लंघन नहीं करा, इसने हमला नहीं करा, इसने कूटनीति और आर्थिक प्रभाव से अपनी बातें मनवानी, अपनी बातें रखी, तो ये इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसे उतार लेना, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी किसी को क्या नाम है पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दे, हम टेलीग्राम का लिंक भी बता देंगे, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। अभी तक मैंने टेलीग्राम में कोई भी नहीं डाली, अगर कोई पूछता है तो हम डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट है, सैन्य ग्रुप, अगर सैन्य ताकत पूछ ले भाई, इसकी यूरोपीय संघ की सैन्य, इसलिए मैं सैन्य अलग लिख रहा हूं क्योंकि सैन्य पूछता है। आर्थिक और राजनीतिक तो एक साथ तुम वो लिख लेना, लेकिन सैन्य में ये लिखना, यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत बताइए, ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत में, आर्थिक राजनीतिक में दोनों पूछ सकता है, आर्थिक राजनीति दोनों लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये अलग से क्वेश्चन बना सकते हो। तो यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत में
निम्नलिखित ऐसे करके पहला पॉइंट, सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तो पहली सेना किसके पास है दुनिया की सबसे बड़ी? अगर आप पूरा चैप्टर देख रहे हैं तो बताइए को किसके पास है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है, अगला है, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप बताओगे तो बेहतर है, मैं बता ही दूंगा। ठीक है, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा रक्षा बजट देखोगे तो यूएसए का है, उसके बाद ईयू का है, यू ईयू यानी यूरोपीय यूनियन। अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार ऑफिशियली जो है फ्रांस के पास है, जो इनके संगठन का सदस्य है, और अनुमान है कि इसके पास करीब लगभग 335 परमाणु हथियार है, और कहीं कहीं पर ये 350 भी आता है, 300 प्लस भी, 350 प्लस भी आता है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष में, विज्ञान में, संचार में, प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका होना चाहिए? अमेरिका का। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। अगर इंटरनेशनल में कोई बात उठ रही है तो अपनी बात रखने में सक्षम है और लोग उसकी बातें सुनते हैं। एक मजबूत संगठन है ये, ऐसा वैसा संगठन नहीं है। तो यूरोपीय संघ की हमने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत देख ली, और सैन्य में ये पॉइंट लिख देना, अगर 4-5 नंबर में अलग से आ जाए तो ये पॉइंट चल जाएंगे। इसे उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन की खामियां। खामियां यानी कमियां, कमियां क्या है? क्वेश्चन पूछता है इसी बेसिस के, आप प्रीवियस से उठा के देखना, यूरोपीय संघ की कमियां खामियां कितनी बार पूछा है, एक नहीं कई बार पूछा है। तो आपने ये जहाज देखो, ये पूरा का पूरा जो जहाज है, ये टाइटैनिक का जहाज है ना, टाइटैनिक का जहाज है। टाइटैनिक का जहाज, पता बच्चों आपको, डूब जाता टाइटैनिक का जहाज। तो ये इसमें यूरोपीय संघ में क्यों दिखाया गया है? ये 12 सोने के सितारे हैं। ये यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, उसमें सोने के सितारे से रिलेटेड कुछ है। तो ये झंडा यूरोपीय संघ ने इनके लिए एक संविधान बनाने की कोशिश करी। एक संविधान क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया सभी 12 देशों के लिए, जो उस टाइम देश थे, कि भाई हम सभी के लिए एक संविधान बनाएंगे और सभी देश चलेंगे। अब भाई ये तो मान ले संगठन बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर भाई 12 देश हैं, और भी देश वर्तमान में तो 29 के लपेट लगभग देश है, और अपडेट होते रहते हैं, मैं बता दूंगा और भी आपको। लेकिन जो जिस टाइम बना था उस टाइम के बता रहे हैं, 12 देश थे उस समय, तो उन्होंने कहा सबके लिए एक संविधान बना दो। भाई इस देश में अलग लोग है, उसका कल्चर अलग है, कल्चर लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये संविधान बनाया, और जो इन्हें ये ले डूबा, यानी संविधान असफल हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कहते हैं टाइटैनिक जहाज डूब गया था, तो ऐसी चित्र में दिखाया गया है। तो 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। कब की थी? 2003 में। ठीक है, जो नाकाम रही। ठीक है, इसके सदस्य इस कार्टून के द्वारा से दिखाया गया है। तो ये संविधान बनाया था। आगे बढ़ते हैं, पहली कमी ये थी, और दूसरी कमी, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। मतलब कैसे? हम एक संगठन में 4-5 लोग हैं, कुछ लोग तो मेरे जैसे, जो मैं हेड बना दिया गया मुझे, मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे चलो, वो कह रहे नहीं हम तो ऐसे चलेंगे, मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे चलो, दूसरा कह रहा नहीं हम ऐसे चलेंगे। तो भाई तुम आपस में नहीं समझ पा रहे तो दिक्कत तो पैदा होगी ना। कैसे? अमेरिका हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे। अमेरिका हमले में, अमेरिका हमला कहां हुआ था भाई? अमेरिका हमला हुआ था इराक पर। अमेरिका ने जो इराक पर हमला करा था, उस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे अमेरिका के, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके हमले के खिलाफ थे। एक संगठन में रहकर तुम एक तरफ समर्थन कर रहे हो और दूसरी तरफ विरोध कर रहे हो, तो ये तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारे संगठन की कमजोरियां हैं। या तो तुम समर्थन ही करो या फिर उसका विरोध ही करो। अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिका गठबंधन में थे, और वो अमेरिका के अनुसार ही चलते थे। तो उन्हें लगा भाई ये तो अमेरिका के साथ साथ चल रहे हैं, सारा अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी कमी लगी। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है।
मतलब अगर यूरोप पे इन्होंने कहा भाई एक मुद्रा होगी यूरो, तो ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया, डेनमार्क ने मना कर दिया भाई हम नहीं अपनाएंगे इसे। तो तुम्हारी कमियां हैं भाई ये भी। तो यही कारण था कुछ देश यूरो को नहीं अपनाते। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इसने कहा हम यूरो को नहीं अपनाएंगे, अपना बाजार अलग करेंगे। आगे देख लेते हैं भाई। डेनमार्क और स्वीडन ने मैड्रिड संधि और साझा यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। भाई तुम्हारे संगठन के लोग ही विरोध कर रहे हैं। और अगला है ब्रिटेन ने जनमत संग्रह होता है लोगों से पूछ के। 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर हो गया और ये कहलाया ब्रेग्जिट। अगर एक नंबर में पूछ लिया ब्रेग्जिट क्या है, तो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर जाना ब्रेग्जिट कहलाया। तो ये यूरोपीय संघ की खामियां थी। यहां तक होगा, पता लग गया होगा। आप इसे ऐसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में देख लेते हैं। ये यूरोपीय संघ का झंडा है, ये पूरा का पूरा। इसमें 12 सोने सितारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सोने के सितारे हैं इसमें। किसके? सोने के सितारे। सोने के सितारे। तो इन्होंने उस टाइम 12 देशों ने संगठन बनाया था, इसलिए 12 सितारे लिए थे। सोने के रंग के सितारे, सोने के सितारे इसलिए सोने सितारे बुलाया था। सोने के रंग के बोल दे, सोने के सितारे बोल दो। सोने के रंग के सितारों को घेरा यूरोप के लोगों की एकता को और मेल मिलाप को प्रतीक है। ये मतलब एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां के पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। और संगठन में मैंने बताया 12 देश थे, तो इन्होंने 12 ही लिए और यही झंडे से ले लिया इन्होंने उस टाइम पे। तो ये प्रतीक भी माना जाता है। आगे देखते हैं। अब ये हमारा यूरोपीय संघ यहाँ से पूरा फिनिश हो गया। जितना भी 1 2 नंबर क्वेश्चन थे वो भी इसमें से बन जाएंगे। बाकी जो एमसीक्यू वगैरह होंगे वो मैं अलग से कराऊंगा जब हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड बुक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं ये सारे एमसीक्यू और अलग से सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आप देखना हमारे पढ़ाई में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन होगा तो घुमा के दे रखोगा, लेकिन दे रखोगा हमारे पढ़ाई में से ही। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान के बारे में जानने से पहले फिर मैप देख लेते हैं एक बार। मिटा लेते हैं एक बार, कभी कभी तो काम भी नहीं करता। भारत ज्यादा ही बड़ा बन गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुल सिता। जहां भी रहो अपने देश से प्यार करो। भारत सबसे खूबसूरत देश है पूरे वर्ल्ड में, अलग ही दिखता है। एक रफली तौर पे बताऊं ताकि समझ में आ जाए। ये इंडिया है और ये मैंने बताया था यहाँ यूरोप है। यूरोप महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं वो देख लीजिए एक बार, बता देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर कनाडा और अमेरिका आ जाएगा। ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप। ये यूरोप हो गया। और ये पूरा का पूरा जो हो गया ये एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप ये वाला। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर देखें। एशिया कह रहा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण तो ये हो गया एशिया का। ये इतना हिस्सा देखो, वो ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दक्षिणी वाला हिस्सा। और पूरब तो ये वाला हिस्सा इधर। इधर जितने भी देश आएंगे, इधर बहुत सारे देश है। ठीक है। इन इन देशों का पूर्वी, इन राष्ट्रों का संगठन दक्षिण है पूरब में। तो इधर के देशों का संगठन बनाया आसियान।
ठीक है, आसियान संगठन बनाया। तो आसियान जो है, आसियान की स्थापना 1967 में, 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा एक बार, ठीक है दोस्तों, थोड़े से कुछ आगे बढ़ते हैं हम। तो आसियान पढ़ रहे थे। आसियान हमने देखा भाई, ये है, इन देशों का संगठन है। तो 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने स्थापना की। लेकिन फिर इसमें देश और ऐड हुए, तो वर्तमान में इसमें 10 देश शामिल हो गए। उन 10 देश को देख लेते हैं एक बार। 10 देश कौन कौन से शामिल थे इसमें, वो देख लेते हैं। और मैं उन देशों के बारे में आपको समझा भी दूंगा कैसे याद करना है आपको, क्योंकि यहाँ से देशों के नाम पूछ लेता है बहुत बार। तो वर्तमान में कितने देश शामिल है इसमें? वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। अब इस देशों को कैसे याद करेंगे, तो एक फॉर्मूला है, ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ITBP ने MMS किया और VLC में डाल दिया। अब हमें इसमें सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन पकड़ना है, हिंदी वाला छोड़ देना है। हिंदी वाला सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है, हिंदी वाला छोड़ देना है, इंग्लिश वाला देखना है। तो ITBP ने MMS के और VLC में डाल दिया। तो आई से क्या बना? आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। टी से थाईलैंड, बी से ब्रुनोई और पी से फिलीपींस। आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड, बी से ब्रुनोई और पी से फिलीपींस। एम से म्यांमार और इस वाले एम से मलेशिया। एस से सिंगापुर। वी से वियतनाम। एल से लाओस और सी से कंबोडिया, कंबोडिया। तो ये 10 देश शामिल हैं इसमें। इस तरह से याद कर लेना। ITBP एक भारत की एक फोर्स, आपको पता होगा, जो तिब्बत बॉर्डर यानी चाइना के पास लगी रहती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। MMS किया, कोई MMS होता है ना, उसे VLC में डाल के देख लो MMS को, VLC में। तो ITBP ने कोई MS किया, उसे VLC में देख लिया भाई क्या हो रहा है। इस तरह से ट्रिक है, आप याद करने की ट्रिक है 10 देशों की। तो ITBP ने MMS किया और VLC में डाल दिया। आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड, बी से ब्रुनोई, पी से फिलीपींस, एम से म्यांमार, एम से मलेशिया, सिंगापुर, वी से वियतनाम, एल से लाओस और सी से कंबोडिया। ये है, ठीक है, इसे उतार लेना। आगे आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं आसियान का झंडा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में जो आसियान का झंडा है, इसमें इसमें धान की 10 बालियां, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। 10 बालियां और इसके 10 देशों को इंगित करती है। ये आसियान का झंडा है, ठीक है। और जो आपस में मित्रता, एकता के धागे से बंधे हैं, व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा भाई, जो व्रत है वो किसके लिए है, और ये जो बालियां हैं वो किसके लिए है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। आसियान की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आसियान की फुल फॉर्म ए से क्या आ जाएगा? एसोसिएशन। MCQ में आ सकता है। एस से साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म ये है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, इसकी ये है। ठीक है, फुल फॉर्म, आसियान की फुल फॉर्म पूछे तो इसके बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। आसियान के उद्देश्य, कार्य, कर्तव्य वगैरह ये बताने हैं सारे के सारे जो हम अभी करते हैं। तो आंसर लिखेंगे या फिर उत्तर भी लिख सकते हो। निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। तो भाई जो उद्देश्य होते हैं हर संगठन के लगभग सेम होते हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए, लगभग सेम से संगठन होते हैं। जैसे हमने यूरोपीय संघ पढ़े थे, आसियान के वही होंगे, और कोई संगठन होगा तो उससे ही मिलते जुलते होंगे, क्योंकि समस्या लगभग सेम जैसी होती है, एक दो समस्याओं को छोड़ दिया जाए। तो पहला वही है, अपना विकास करना। कौन सा विकास? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, विकास तीव्र गति से करना। भाई इस संगठन के उद्देश्य वही अपना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास तीव्र गति से करना। दूसरा वही क्षेत्रीय समस्या आ जाएंगी, समस्या में वही आ जाएगा, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर करना। क्षेत्रीय जो समस्या है आपसी देशों में, उनका समाधान क्षेत्रीय स्तर पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाहर के देशों को इन्वॉल्व करना ही नहीं, अपना विकास करना है। तीसरा, मुक्त व्यापार को अपनाना, मुक्त व्यापार को अपनाना। मुक्त व्यापार को अपनाना मतलब होता है टैक्स फ्री व्यापार होता है, जो टैक्स फ्री, मुक्त व्यापार अपनाना। फोर्थ पॉइंट लिख लो इसका, आसियान देशों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मंच उपलब्ध कराना, मंच उपलब्ध करवाना। मतलब क्षेत्रीय समस्या तो क्षेत्रीय मंच, आर्थिक समस्या तो आर्थिक मंच, सामाजिक समस्या सामाजिक मंच, ये मंच उपलब्ध कराना। पांचवा, अपने संगठन के देशों के बीच शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। भी शांति बनाए रखना, अपने संगठन के देशों की शांति बनाए रखना। और लास्ट छठा पॉइंट लिख सकते हो, यूएनओ का समर्थन करना, यूएनओ का या यूएनओ के कार्यों का, जो बेहतर कार्य हो, यूएनओ का समर्थन करना। यूएनओ का समर्थन करना, ये इसके पॉइंट हैं सारे के सारे। आगे देखते हैं, ये उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना। आसियान शैली, आसियान वे क्या है? तो इसका उत्तर है, आसियान ने
अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी हस्तक्षेप के अपना विकास तीव्र गति से करा, तीव्र गति से करा। इसे ही आसियान वे या आसियान शैली का एक रास्ता, वे मन रास्ता, आसियान वे, ठीक है। एक शैली, एक तरीका शैली थी, इन्होंने किसी काम में टांग नहीं अड़ाया, अपना विकास करते गए और किसी काम में टांग इन्होंने अड़ाया नहीं, जिससे क्या हुआ, ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा क्या नाम है इनका डेवलप हुआ। और आज के इन जैसे देश हैं इनके पास, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, कि जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग हैं और अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों मीटिंग करते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि भाई यहाँ पर सारी चीज़ उपलब्ध है, शांति प्रिय संगठन है इसलिए। ठीक है, इसे उतार लेना, कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। आसियान विजन 2020, ये ऐसा होएगा, आसियान विजन ऐसा होएगा 2020, इस तरीके से। आसियान विजन 2020 क्या था, तो आसियान विजन 2020 को 15 दिसंबर 1997 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सदस्य ने अपनाया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था 2020 तक आसियान को एक मजबूत, समृद्ध और शांतिपूर्ण क्षेत्र में बनाना था। एशिया के अंदर अपने आप को मजबूत स्थिति में लाना था, मजबूत करना था, समृद्ध करना था, शांतिपूर्ण रूप में और आर्थिक रूप में मजबूत करना था। ये इसका विजन था 2020 तक का, लगभग पूरा भी हुआ है ये। ठीक है, इससे कुछ उद्देश्य थे आसियान विजन 2020 के। आसियान विजन 2020 के ये उद्देश्य थे, पहला शांति और स्थिरता बनाए रखना, इन्होंने उद्देश्य पर रखा। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, सामाजिक विकास करना, आर्थिक पैसे से रिलेटेड होता है, कोई भी चीज़ हो पैसे रिलेटेड आर्थिक में आ जाती है। गरीबी और असमानता का कम करना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना, तो ये उद्देश्य थे, इसलिए उन्होंने काम करा। कुछ भी टफ नहीं है, कोई भी वर्ड टफ नहीं होता, आपको बस समझने की देर है, सब आपसे ही रिलेटेड है, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी आपसे रिलेटेड है। हम पॉलिटिकल के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और मैं उसको आप दिखाऊंगा आपको और पढ़ाऊंगा अच्छे से कि भाई आपके आसपास जो है वही ज्योग्राफी है, और क्या ज्योग्राफी, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2003 में आसियान ने तीन मंच बनाए थे। कितने मंच बनाए थे? तीन मंच बनाए थे। कौन सा? आसियान सुरक्षा समुदाय पहला मंच बनाया, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा था आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये तीन मंच बनाए और इन तीनों मंचों पर इनकी अगर कोई सुरक्षा के मुद्दे की समस्या हो तो यहाँ सुलझाई जाएगी, आर्थिक तो यहाँ सुलझाई जाएगी, और सामाजिक सांस्कृतिक तो यहाँ सुलझाई जाएगी के आधार। ठीक है, ये तीन मंच बनाए थे सांस्कृतिक समुदाय नामक तीन स्तंभों के आधार पर। आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है, यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है, क्योंकि संगठन एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर होते हैं। ये हटा दो। 1994 में आसियान ने क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की थी। ठीक है, ये एक अलग से पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछ ले MCQ में। अब इसके बाद रह जाता है आसियान और भारत के संबंध। किसके संबंध रह जाते हैं? आसियान और भारत के संबंध। ये हम अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। और हमारे जो
क्लास होगी, सबके पूरे पूरे चैप्टर होंगे, जो छोटा है वो भी कराया जाएगा, लेकिन पूरे पूरे चैप्टर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि हम आगे से आगे और अच्छी सारे सब्जेक्टों की वीडियो बना सके आपके लिए। ये काम सिर्फ आपके लिए फ्री में किया जा रहा है। धन्यवाद।